गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 226 है यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 226 तक पहुँच सकते हैं। और इस फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में मैत्री छात्रवृत्ति नामक पहल की घोषणा किस देश ने की है? जापान, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? मैत्री छात्रवृत्ति की घोषणा जो है ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, मैत्री छात्रवृत्ति जो स्कीम है वो भारतीय छात्रों के लिए 4 साल तक ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने की सुविधा के संबंध में है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज अपनी पहली भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां पर उन्होंने घोषणा की कि उनके देश और भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने उन भारतीय छात्रों के लिए एक मैत्री छात्रवृत्ति नामक नई योजना की भी घोषणा की। और छात्रवृत्ति व्यापक मैत्री कार्यक्रम का हिस्सा है, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न, हाल ही में तेलुगु फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रचते हुए 95वें अकादमी अवार्ड समारोह में ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। आपको बताना है कि इस गाने के संगीतकार का नाम निम्नलिखित में से क्या है? संगीतकार यानी म्यूजिशियन या कंपोजर। ठीक है, संगीत गाने को गाना गाने वाला अलग है, ठीक है, और संगीत जो बनाता है संगीतकार वो कहलाता है, वो अलग है। तो इस गाने के जो संगीतकार हैं वो है एम किरवानी। और ये गाना गाया है तेलुगु भाषा में काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने। और हिंदी भाषा में ये गाना गाया है विशाल मिश्रा ने। ठीक है, विशाल शेखर ने नहीं, केवल विशाल मिश्रा ने। तो देखिए, हाल ही में तेलुगु फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रचते हुए 95वें ऑस्कर अकादमी समारोह में ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। और इस गाने के संगीतकार एम किरवानी है। और तेलुगु भाषा में इस गाने को काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने गाया है। और हिंदी भाषा में इस गाने को विशाल मिश्रा ने गाया है। और निर्देशक एस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने ऑस्कर से पहले 2023 गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अपने लोकप्रिय गीत नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी का पुरस्कार भी जीता था। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर। और तेलुगु गीत नाटू नाटू को काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने आवाज़ दी है। नाटू नाटू का जो मतलब होता है वो होता है नाचना। ठीक है, तभी इसका हिंदी रूपांतरण नाचो नाचो है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कुछ कथन है, यहाँ पर 3 बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। देखिए, यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में कि असत्य पूछा है सत्य पूछा, वरना पूरी कहानी उल्टी पड़ जाएगी, 1/3 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, यहाँ तो बोल्ड कर दिया, एग्जाम हॉल में बोल्ड भी नहीं होता फॉन्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना जून 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय है संघाई के चीन में। संघाई चीन में, बीजिंग चीन में। समरकंद घोषणा को एससीओ सरकार के प्रमुखों की परिषद द्वारा अपनाया गया था। और हाल ही में ईरान एससीओ का नवा सदस्य बना है। संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बिल्कुल हाल ही में ईरान एससीओ का नवा सदस्य बना, करेक्ट है स्टेटमेंट, लेकिन हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। और समरकंद घोषणा को एससीओ सरकार के प्रमुखों की परिषद द्वारा अपनाया गया था, दूसरा भी सही है। पहला वाला यहाँ गलत है, इस छोटी सी गलती हो गई यहाँ पर। संघाई नहीं, बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। तो गलत अपने को ढूंढना, तो केवल तीसरा वाला यहाँ पर गलत है। सॉरी, केवल पहला वाला यहाँ पर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। तो बीजिंग चीन में है एससीओ का मुख्यालय, यानी संघाई सहयोग संगठन का। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है। समरकंद घोषणा को एससीओ सरकार के प्रमुखों की परिषद द्वारा अपनाया गया था, तीसरा भी करेक्ट है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित 2021 के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को एससीओ का नवा सदस्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। FSSAI के बारे में स्टेटमेंट है।
यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और यह खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और पैकेजिंग को विनियमित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? करता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही वाला करेक्ट है। तो फसाई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि मानकों को स्थापित करने के अलावा फसाई खाद्य पदार्थों की लेबलिंग और पैकेजिंग को भी विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उपभोक्ताओं को पैकेज की सामग्री के बारे में सटीक और उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। तो दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संप्रभुता की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इनमें से नहीं करता हो तो डी है आंसर। देखिए, अपने अधिकार क्षेत्र में डेटा के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए सरकार का कानूनी अधिकार, यह डेटा संप्रभुता, ऑप्शन नंबर बी। तो शब्द डेटा संप्रभुता उस सिद्धांत को संदर्भित करता है कि किसी देश को अपनी सीमाओं के भीतर डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है और साथ ही अपने डेटा पर नागरिकों के सूचनात्मक आत्मनिर्णय का भी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, इसके तहत केंद्र सरकार देश के कारीगरों और शिल्पकारों को केवल वित्तीय सहायता देने का काम करेगी और इस योजना का लाभ पारंपरिक कारीगरों जैसे कि लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार और मूर्तिकारों को मिलेगा। अक्सर एग्जाम में केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट 90% से ऊपर गलत ही होते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएससी सिविल सेवा की। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा वाला करेक्ट है, तो केवल बी करेक्ट है क्योंकि पूछा यहाँ पर सही बताना है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 11 मार्च 2023 को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान निधि पर वेबिनार को संबोधित किया और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत केंद्र सरकार देश के कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देने का काम करेगी। सरकार आसान दरों पर लोन की सुविधा भी देगी और साथ ही सरकार इन कारीगरों के लिए स्किल सुधारने में भी मदद करेगी। तो कई काम करेगी, ऐसा नहीं केवल वित्तीय सहायता देगी, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। देखिए, इस योजना का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। इस योजना का लाभ मिलेगा लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार और मूर्तिकारों को। गहरे समुद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यूपीएससी सिविल सेवा के फेवरेट होते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए, गहरे समुद्र यानी उच्च समुद्र या हाई सी महासागरों के वे क्षेत्र हैं जो किसी भी तटीय राज्य के विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हाई सी पर गतिविधियों के विनियमन के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, ये UNCLOS ये जो है हाई सी पर गतिविधियों के नियमन के लिए प्रावधान करता है। यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, UNCLOS। देखिए, हाई सी को मानव जाति की एक साझा विरासत माना जाता है और सभी देशों के लाभ के लिए जो है इसका दोहन किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी एक विशेष देश के लिए। तो बिल्कुल यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो हाई सी महासागरों के क्षेत्र हैं जो किसी भी तटीय राज्य के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से परे हैं। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला भी करेक्ट है क्योंकि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो गहरे समुद्र में गतिविधियों के नियमन का प्रावधान करती है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तीसरा वाला भी करेक्ट है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी गहरे समुद्र को मानव जाति की एक साझा विरासत मानता है और सभी देशों के लाभ के लिए जो है इसका दोहन किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी एक विशेष देश के लिए। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राजनीति और नौकरशाही में महिलाओं की भागीदारी पर निम्नलिखित कथन है। भारतीय राजनीति और नौकरशाही में महिलाओं की भागीदारी पर दो स्टेटमेंट है यहाँ पर।
देखिए, भारत की आज़ादी के बाद से लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% भी नहीं बढ़ा और भारत में कभी भी कोई महिला कैबिनेट सचिव नहीं रही और ना ही कोई महिला गृह वित्त, रक्षा और कार्मिक सचिव के पदों पर रही है अभी तक। आने वाले समय का पता नहीं। तो ये क्या दोनों बातें सही हैं या गलत है दूसरी वाली बात? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये वाली स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो भारत के चुनाव आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाएं जो हैं अक्टूबर 2021 तक संसद के सभी सदस्यों में 10.5% का प्रतिनिधित्व करती हैं और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व औसतन 9% है। इस संबंध में भारत की रैंकिंग पिछले वर्षों में गिरी है और यह वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है भारत। देखिए, मई 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20%, बांग्लादेश में 21% और नेपाल में 34% था, तो भारत से तो अधिक ही है। आज़ादी के बाद से लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत 10% से भी नहीं बढ़ा है। ठीक है, 10% भी नहीं बढ़ा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत में कभी भी कोई महिला कैबिनेट सचिव नहीं रही। गृह, वित्त, रक्षा और कार्मिक मामलों में भी कोई महिला सचिव नहीं रही। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के आंकड़ों और 2011 की केंद्र सरकार की रोजगार जनगणना के अनुसार 2022 में आईएएस में केवल 24% सचिव महिलाएं थीं। ठीक है, 92 में से केवल 13 पद पर। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी केवल 3 महिला मुख्य सचिव हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन हैं यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा बताना है। भारतीय वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रेड को दायरे में लाकर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बदलाव किया है और भारत के भीतर क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति नहीं है। देखिए, अब है भारत के भीतर क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। करेक्ट बताना है तो ये है इसका आंसर। तो भारत के वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रेड को दायरे में लाकर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बदलाव किया है। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत में क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति है। 10वां प्रश्न है जीसीसी मतलब खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के संबंध में विचार करना है। देखिए, यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अगर इनमें से कोई एक भी शामिल नहीं होगा तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस परिषद का मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है और हाल ही में ईरान जीसीसी में शामिल हो गया, यानी खाड़ी सहयोग परिषद में शामिल हो गया। असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करनी है, ना कि सत्य कथन की। देखिए, ईरान हाल ही में एससीओ में शामिल हुआ है, जीसीसी में शामिल थोड़ी हुआ है, तो गलत है यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो केवल 3 ही यहाँ पर सही है, पहला दूसरा करेक्ट है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद, जिसे खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी के रूप में भी जाना जाता है, यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। खाड़ी सहयोग परिषद का जो मुख्यालय है वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है, दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि हाल ही में ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित 2021 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में ईरान संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नवा मेंबर बना है, ना कि जीसीसी या खाड़ी सहयोग परिषद का। तो डी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और असत्य कथन की पहचान करनी है। भारत जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 2.4% पर कब्जा किए हुए है और कुल जल संसाधनों का 4% उपभोग करता है। भारत के संविधान में जल जो है वो संघ सूची का विषय है और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। भारत में जल संविधान की राज्य सूची का विषय है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण एक सांविधिक निकाय है, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो गलत है तीसरा वाला भी स्टेटमेंट। गलत ही अपने को ढूंढना, तो दूसरा तीसरा गलत हो गया।
पहला वाला करेक्ट हो गया, तो बी है इसका आंसर। तो भारत जो है दुनिया की आबादी का लगभग 18% हिस्सा है, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4%, और कुल जन संसाधनों का 4% उपभोग करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जल 17वीं प्रविष्टि के रूप में राज्य सूची में है, इसलिए राज्य सरकारें नदियों के संबंध में कानून बना सकती हैं और बनाती रहती हैं। तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए यह एक सांवैधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ कर भी रही है। ये 3 स्टेटमेंट है, बताइए क्या क्या कर रही है। कोयला और पन बिजली क्षमता को बढ़ा रही है, ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा दे रही है, मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को लागू कर रही है क्या? बिल्कुल, ये सब कुछ कर रही है सरकार अपनी तरफ से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सबसे पहला, सरकार देश की कोयला पनबिजली क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जो रात के समय सौर क्षमता उपलब्ध होने पर मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है। और सरकार बैकअप पावर प्रदान करने के लिए बैटरी भंडारण और प्राकृतिक गैस संचालित संयंत्रों जैसे अन्य विकल्पों की भी तलाश कर रही है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा क्या कर रही है? सरकार समग्र बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी लाइटिंग और कुशल एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अपनाने सहित ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा दे रही है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि सरकार उपभोक्ताओं को जो पीक डिमांड घंटे होते हैं उनके दौरान बिजली के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को लागू कर रही है, जैसे कि समय समय पर टैरिफ और पीक लोड प्रबंधन। तो तीनों काम कर रही है सरकार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। यूपीएससी सिविल सेवा के फेवरेट होते हैं ऐसे प्रश्न है कि हाइड्रोजन के परिवहन की लागत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या तरलीकृत प्राकृतिक गैस के परिवहन की लागत से अधिक है। हाइड्रोजन को महंगे प्रशीतन प्रशीतन मतलब होता है ठंडा करना की आवश्यकता नहीं होती, और इसे परिवेशी वायु तापमान पर ले जाया जाता है। हाइड्रोजन केवल 25% ऊर्जा का वहन करता है, जो 1 लीटर पेट्रोल करता है। देखिए, पेट्रोल और डीजल को जो है परिवेशी वायु तापमान पर ले जाया जा सकता है, उन्हें ठंडे प्रशीतन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन को होती है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। हाइड्रोजन केवल 25% ऊर्जा वहन करता है, जो 1 लीटर पेट्रोल करता है। ये वाली बात सत्य है, और पहली वाली बात भी सत्य है। तो सत्य ही बताना है कौन कौन सत्य है इसमें। तो केवल 1 और 3 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी सत्य है और बी इनकरेक्ट है। तो हाइड्रोजन के परिवहन की लागत तेल आधारित तरल ईंधन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या तरलीकृत प्राकृतिक गैस से अधिक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि पेट्रोल या डीजल को महंगे प्रशीतन की आवश्यकता नहीं होती और इसे परिवेशी वायु तापमान पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन को महंगे प्रशीतन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन केवल 25% ऊर्जा वहन करता है, जो 1 लीटर पेट्रोल करता है, जिससे उतनी ही मात्रा में ऊर्जा का परिवहन और भंडारण करना अधिक महंगा हो जाता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कुछ फैक्टर्स हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक यानी फैक्टर्स ऊष्मा तरंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं? पहला है अरब सागर का गर्म होना, दूसरा है घटती चूक दर, और तीसरा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पर्वत, और चौथा है ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ हवाएं। यूपीएससी सिविल सेवा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखोगे तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न वहां पर मिलेंगे, और अधिकतर ऐसे प्रश्नों में अधिकतर चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी चारों के चारों सही हैं, ठीक है। ऊष्मा तरंगों के निर्माण में ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। डिक्लाइनिंग लैप्स रेट, घटती चूक दर, तो डी है इसका आंसर। देखिए, देश भर के कई राज्यों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, और इस बीच मौसम विभाग ने इस महीने यानी मार्च से भीषण गर्मी का अलर्ट भी जारी किया है, ठीक है। लेकिन प्रकृति अपना पुनर्वरण करती रहती है। स्टार्टिंग में मार्च में लग रहा था कि कितनी विकट गर्मी पड़ जाएगी, लेकिन प्रकृति ने जो है बदल दिया, पलट दिया। अब पूरा मार्च निकल गया आराम से। अब भीषण गर्मी पड़ेगी अप्रैल से, ठीक है। साथ ही मौसम विभाग ने हीट वेव की भी बात की है, और नेचर जियोसाइंस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रियाएं जो हैं हीट वेव के निर्माण में योगदान करती हैं। कौन कौन सी?
गर्म वायु स्रोत की उपस्थिति, अरब सागर का गर्म होना, घटती चूक दर यानी डिक्लाइनिंग लैप्स रेट। ठीक है। और क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पर्वत, ये भी, और ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ पवने। तो सारे के सारे डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में बाघों की सबसे बड़ी आबादी रहती है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, नामीबिया। इसका उत्तर है भारत, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। वर्ष 2018 में नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित 2,967 बाघ थे, जो दुनिया की बाघों यानी टाइगरों की आबादी का 70% से अधिक है। प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद हो तो 1973 का, ये जो है बाघों और उनके आवासों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था, और ये दुनिया के सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न थे। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने पर। नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। स्टेट पीसीएस में भी ऐसे प्रश्न आते हैं और यूपीएससी सिविल सेवा में भी आते हैं।